नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, छंद। व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आपको पता होगा कि व्यापम के सिलेबस में 3 टॉपिक अलग से ऐड होते हैं, जिसमें पहला टॉपिक होता है रस, दूसरा टॉपिक होता है छंद और तीसरा टॉपिक होता है अलंकार। तो इसमें आज हम छंद वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि छंद क्या होता है, छंद के कितने प्रकार होते हैं, कितने अंग होते हैं और कुछ छंदों पर चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या जो छात्रों के बीच होती है वो है छंद में मात्राओं की गणना करना। तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं मात्राओं की गणना कैसे करनी है, कैसे आधे वर्णों को गिना जाता है, कैसे अनुस्वार को गिना जाता है और कैसे संयुक्ताक्षरों में मात्राओं की गणना की जाती है, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम छंद की परिभाषा देखते हैं। छंद की परिभाषा कहती है कि छंद शब्द संस्कृत के चद धातु से बनता है। चद धातु का अर्थ होता है, चद का अर्थ होता है प्रसन्न होना या आह्लादित होना। तो ऐसी रचना जिसको पढ़ करके आपका मन प्रसन्न हो या आह्लादित हो, उसे छंद कहते हैं। छंद की रचना में मात्राओं और वर्णों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनकी विशेष व्यवस्था, संगीतात्मक लय और गति की योजना जो है ये लयबद्धता प्रदान करती है और इसे ही हम कहते हैं छंद। आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है, अतः इन्हें छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा इसको कि छंद का जनक कहा जाता है महर्षि पिंगल को या पिंगल मुनि, जिन्हें हम कहते हैं। पिंगल मुनि को छंद का जनक कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा रचित ग्रंथ है छंद सूत्र और इस छंद सूत्र में ही पहली बार छंद की बात की गई है। छंद शास्त्र में पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, छंद शास्त्रों को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, इसीलिए जो आचार्य छंदों का अध्ययन कराते हैं उन्हें पिंगल शास्त्री ऐसा भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो हिंदी शास्त्र की में छंदों से संबंधित पहली किताब यदि कोई है तो वो है छंदमाला। चलिए, तो सबसे पहली बात कि हम ये छंद पढ़ क्यों रहे हैं, छंद क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, छंद, आप जब इतिहास पढ़ते होंगे तो वहां पर आप एक शब्द जरूर सुनते होंगे, वेदांग। वेदांग 6 होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, आपको पता होगा, जिसमें पहला होता है व्याकरण, दूसरा होता है निरुक्त, तीसरा होता है कल्प, चौथा होता है ज्योतिष, पांचवा होता है शिक्षा और छठा होता है छंद। ये 6 वेदांग होते हैं। तो आप ये भी समझिए कि ये जो छंद है ये स्वयं में क्या है, ये स्वयं में एक वेदांग भी है। अच्छा, तो वेदों में इस छंद की रचना क्यों की गई? देखिए, आपको पता होगा कि वेद जो होते हैं ये श्रुति मूलक ग्रंथ होते हैं। श्रुति मूलक बोलने का मतलब ये है कि इन्हें सुन सुनकर याद कराया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो प्राचीन आचार्य थे वो अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए उपनिषद की परंपरा लेकर आए थे। उपनिषद की परंपरा, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? देखिए, 3 शब्द हैं, उप, नि और शद। उप का अर्थ होता है समीप या सामने, नि का अर्थ होता है ज्ञान और शद का अर्थ होता है बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ही उपनिषद कहा जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको अगर कहा जाए कि कोई पैराग्राफ वाली रचना है, उस पैराग्राफ वाली रचना को शब्दशः आप एक दिन पढ़िए और दूसरे दिन शब्दशः आपको याद होना चाहिए।
तो क्या ये ऐसा संभव है? संभव तो है, किंतु बहुत कठिन है। आपको बार बार कम से कम उसको 50-60 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको वो चीज शब्दशः याद होगा। यानी जैसा लिखा है वैसा ही बिल्कुल याद होगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कोई गाना है, उसको आपको 2-4 बार सुनिए और फिर उसको गाइए, हिंदी का गाना है तो आप आसानी से उसको गा सकते हैं। यानी आप उसको याद कर पा रहे हैं उसके लयात्मकता के कारण। यह सबसे बड़ा कारण है। लयात्मक रचनाएं हमको आसानी से याद होती हैं। जैसे कोई पुरानी फिल्म का गाना आपको आज भी याद होगा, जो आपने 3 साल पहले या 4 साल पहले सुना होगा या 5 साल पहले सुना होगा। ऐसी रचनाएं जो हैं उनमें लयात्मकता होती है। यही लयात्मकता कहलाती है छंद। इसी लयात्मकता को हम छंद कहते हैं। तो छंद वह रचना होती है जिसमें लयात्मकता हो, मात्राओं और वर्णों का निश्चित क्रम हो या निश्चित संख्या हो, यही बनाता है छंद। और इस छंद के कारण ही वेद जो होते हैं वो श्रुति मूलक ग्रंथ कहलाते हैं, क्योंकि वेदों का ज्ञान दिया जाता है सुनने के द्वारा, श्रुति के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करना है तो वहां पर श्रवण का सहारा लिया जाता था, श्रुति का सहारा लिया जाता था। चलिए, तो इसी में आगे समझते हैं छंद के अंग। छंद के अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, छंद के मूलतः 6 अंग होते हैं, है ना। यहां पर ये गायन के अनुसार लिखा है, इसको काट दीजिए। इसके हालांकि बांटने के 2 आधार जरूर होते हैं, रचना के आधार पर, गायन के आधार पर। लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा छंद के कितने अंग होते हैं, तो याद रखिए छंद के मूलतः 6 अंग होते हैं। पहला अंग है मात्रा एवं वर्ण, दूसरा अंग है यति, तीसरा है गति, चौथा है तुक, पांचवा है गण और आखिरी है चरण एवं पाद। तो क्रमशः इसको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले चरण या पाद को समझते हैं। देखिए, एक छंद में 4 चरण होते हैं। पाद छंद का चौथा हिस्सा होता है। हर चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक, चलिए इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके समक्ष एक छंद है, हनुमान चालीसा का पहली चौपाई में लिख रहा हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बहुत आसान सा पद उठाया है मैंने ताकि आपको जल्दी से समझ आए। जय कपीश तिहु लोक उजागर। ये पूर्ण विराम। फिर रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलिए, तो ये पद मैंने आपके समक्ष लिखा है। ठीक, तो सबसे पहला चीज जो हम चरण पढ़ रहे थे वो चरण क्या है? देखिए, जहां से पद प्रारंभ होता है वहां से लेकर पहली यति तक का स्थान पहला चरण कहलाता है। यानी ये जो ज से प्रारंभ हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस पूरे पद को आप क्या कहोगे? ए प्रथम चरण कहोगे। आप कहेंगे प्रथम चरण है सर। दूसरा चरण कहां से प्रारंभ हो रहा है? इस जय से। और ये कहां तक चलेगा? तो ये चल रहा है उजागर तक। यानी दूसरी बार जब आपने विश्राम लिया वहां तक ये चरण चलता है। इसको कहा जाता है द्वितीय चरण। तीसरा चरण रामदूत अतुलित बल धामा, यानी राम से प्रारंभ हुआ और धामा तक है, तो इसे आप कहेंगे तृतीय चरण। और अंजनी से प्रारंभ होकर नामा शब्द तक आया है तो ये आपका चतुर्थ चरण है। ठीक, अब देखिए, ये जो स्थान है, ये जो पहला चरण है,
और ये जो तीसरा चरण है, पहला चरण और तीसरा चरण, इन दोनों चरणों को कहा जाता है, याद रखिएगा, इन दोनों चरणों को विषम चरण कहा जाता है। इनको विषम चरण कहा जाता है। वहीं यदि मैं बात करूं दूसरे और चौथे चरण की, ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण, इन्हें सम चरण कहा जाता है। ये विषम चरण है पहला और तीसरा, जबकि दूसरा और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि सम चरण में क्या होता है, दूसरा और चौथे चरण को सम चरण, और विषम चरण कौन, पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाते हैं। ठीक, हर चरण में मात्राओं की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। मात्राओं की संख्या गणना करना आपको मैं सिखाऊंगा, उसके पहले आप ये जो छोटे छोटे भाग हैं, ये यति, गति, तुक, गण, इन सबको समझ लीजिए। तो चरण हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, ये पाद क्या है तो समझिए, ये जो अंतिम चरण है, ये जो चौथा चरण है, अंतिम चरण, इसी को कहा जाता है पाद। पाद का अर्थ होता है पैर। तो छंद का अंतिम चरण कहलाता है पाद। ठीक, चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा है यति। अच्छा, देखिए, आप जब भी कोई छंद पढ़ते हैं तो उस छंद को पढ़ते समय आप एक जगह पर जरूर रुकते हैं जहां पर आपको सांस लेना होता है, जहां पर आप विश्राम लेते हैं। उस विश्राम वाले स्थल को कहा जाता है यति। जैसे मैं इस रचना को यदि पढ़ूं, चौपाई है ये, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैं यहां पर रुका, तो सागर के बाद मैंने यहां पर एक अल्प विराम लगाया। ये अल्प विराम बताता है यति को। और दूसरा, जय कपीश तिहुलोक उजागर, यहां पर पूर्ण विराम लगा है, मतलब मैं यहां पर भी रुका हूं, मतलब ये भी क्या है, ये भी एक यति है। तीसरा, रामदूत अतुलित बल धामा, यहां भी अल्प विराम लगेगा, अल्प विराम लगा है, मतलब ये भी क्या है, यति है। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो यहां पर भी क्या है, ये एक यति है। तो यति वो स्थान होता है छंद में जहां पर आप सांस लेने के लिए रुकते हैं, या यूं कहा जाए जहां पर लयात्मकता जो है वो थोड़ी देर के लिए भंग होती है, थोड़ी देर के लिए टूटता है। यदि इस बात को ध्यान में न रखा जाए कि मैं कहां पर रुकूंगा या रुकूंगी गाना गाते समय, इस छंद को पढ़ते समय, तो वहां पर यति भंग का दोष होता है और फिर लयात्मकता जो है वो टूट जाती है। तो याद रखिएगा, छंद में यति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे मैं इसको ऐसा भी पढ़ सकता हूं, है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकता हूं, लेकिन वहां पर भी आप एक निश्चित समय पर आकर के रुकते हैं, वो क्या है, यति है। ठीक, चलिए अब तीसरे अंग की मैं बात करूं तो तीसरा अंग होता है गति। तीसरा अंग है गति। अब इसी उदाहरण को लेकर के समझते हैं। देखिए, ये जो छंद के मार्ग में जो बहाव है ना, इसके गायन में जो बहाव है वही क्या है, यही है गति। ये गति है और यहां पर यति है। गति का मतलब होता है प्रवाह और यति का अर्थ होता है रुकने का स्थान। चलिए आगे, तुक। तुक क्या होता है तो समझिए, तुक क्या होता है भाई। देखिए, पहले चरण और दूसरे चरण के अंतिम वर्णों की आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, या अंतिम वर्णों के समान होने को हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सागर, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आगर, सधन आगर। यहां पर क्या है, उज धन आगर। तो आगर जो है, आगर जो शब्द है, ये यहां पर पूर्णतः क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। या यूं बोल सकते हो कि पहले चरण का अंतिम वर्ण और दूसरे चरण का अंतिम वर्ण समान है, इसे ही कहा जाता है तुक। सिंक्रोनाइज होना, है ना। जब आप लयात्मकता की बात करते हैं तो लयात्मक चीजें तभी याद होती हैं जब अंतिम वर्ण समान होते हैं। ठीक, आप कोई सा भी गाना देखिए, गानों में भी ऐसा ही मिलेगा आपको।
अंतिम में जो तुक मिलता है उसी के कारण वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है गाना। तो यहां पर देखिए तीसरा और चौथे चरण में भी यही मिलेगा आपको, धामा नामा। ऐसे ही जब हनुमान चालीसा आगे पूरा पढ़ेंगे, कई लोगों को तो पूरी हनुमान चालीसा याद होती है, कई लोगों को पूरा सुंदर कांड याद होता है। पूरा याद होने का कारण होता है ये लयात्मकता। ठीक, चलिए, तो ये है तुक। तुक का मतलब होता है चरण के अंतिम में अंतिम जो वर्ण है उसका समान होना। ठीक, कहीं कहीं पर आपको पहला और तीसरा में समानता दिखेगी, यानी अंतिम वर्ण समान मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको दूसरा और चौथा चरण जो है ये समान मिलेगा, क्योंकि वहीं पर से तुक जो है वो बनता है। अगला गण। गण का कॉन्सेप्ट जो है ये वर्णिक छंदों के अंतर्गत आता है। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना करने के लिए हम गण का प्रयोग करते हैं। वर्णों की गणना करना इसका मुख्य उद्देश्य है, इसको बनाने का। ठीक, चलिए समझते हैं इसको, गण क्या होते हैं। देखिए लिखा है, मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। वर्णिक छंदों की गणना गण के क्रमानुसार की जाती है। ठीक है, वर्णिक छंदों में ये जो गण है ये गणना करने के काम आते हैं। किसकी गणना करते हैं? वर्णों की गणना करते हैं। ठीक, 8 प्रकार के गण होते हैं, याद रखेंगे नाम। 8 प्रकार के गण होते हैं, अभी समझाऊंगा कैसे गणना की जाती है। ठीक, यमाता राज भान सलगा, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, इसमें जो 8 गण हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखिए इसको। 8 गण हैं। सबसे पहले आएगा आपका य गण, फिर आएगा म गण, फिर आएगा त गण, फिर आएगा र गण, फिर आएगा ज गण, फिर भ गण, फिर न गण और अंत में आएगा स गण। ये 8 गण होते हैं। इनकी मात्राओं की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए सबसे पहले आप ये सूत्र जरूर याद कर लीजिए, यमाता राज भानस भान सलगा। ठीक है, इसमें 8 गण कहां तक के हैं तो याद रखना, ये भानस जो लिखा है यहां तक 8वां गण आता है। ठीक, वर्णों की गणना करने के लिए हम जिस भी गण से प्रारंभ करना चाहते हैं, यानी जो गण हमको चाहिए वहां से हम गणना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो मुझे य गण चाहिए, तो मैं य गण से लेकर के य से प्रारंभ करूंगा और अगले 3 वर्णों को लूंगा। तो य में कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये लघु चिन्ह के द्वारा इसको डिनोट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। मां में आ की मात्रा है, मतलब यहां पर दीर्घ मात्रा लगेगी। और ता में भी आ की मात्रा है, मतलब ये यहां भी दीर्घ मात्रा लगेगी। तो य गण का चिन्ह अगर मैं बोलूं तो य गण का चिन्ह क्या हो जाएगा? लघु, दीर्घ और दीर्घ। इसी प्रकार यदि मुझे म गण के चिन्हों की बात हुई कि म गण का चिन्ह निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मा ता रा, यानी म से प्रारंभ करूंगा और अगले 3 वर्णों तक चलूंगा। अगले 3 वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं? मा ता रा, यानी कि दीर्घ, दीर्घ और रा में भी आ की मात्रा है, मतलब वो भी दीर्घ। तो म गण का चिन्ह क्या हो जाएगा? दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ। ये 3 दीर्घ वाले चिन्ह म गण की पहचान होते हैं। इसी प्रकार त गण के चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो त गण में त से प्रारंभ होगा और ये ज गण तक चलेगा। तो चिन्ह क्या बनेंगे? ता रा ज। त गण का चिन्ह क्या होगा? ता रा ज। इसी प्रकार यदि र गण के चिन्ह की बात करूं तो र गण का चिन्ह क्या बनेगा? रा ज भा, ये बनेगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? इसको लिखूंगा मैं रा ज भा। इसी प्रकार ज गण के चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो ज गण का चिन्ह क्या बनेगा? ज भा न,
ज भा न। भा गण का चिन्ह कैसा बनेगा? तो भा न स। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझिए ये क्यों दिक्कत होती है, अभी समझाऊंगा आपको। देखिए भ गण के चिन्ह के बाद जब आप न गण के चिन्ह के लिए जाते हैं, न गण का चिन्ह पहचानने के लिए जाते हैं, तो न और सा के बाद, ये तो खैर छंद का अंग नहीं है, है ना, ये सूत्र का अंग नहीं है, तो हमको सा से वापस आना पड़ता है य की तरफ। तो न गण का चिन्ह क्या बनता है? न गण का चिन्ह बनता है न, स और य। तो लघु 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 ये चिन्ह किसका होता है? न गण का चिन्ह होता है, लघु लघु लघु। वैसे ही स गण का चिन्ह तो मैं स से प्रारंभ करूंगा, स य मा, यानी स य मा, ये चिन्ह होता है। अब सर तो फिर हमने ये जो लगा लिखा है इसको क्यों लिया है? तो लगा का अगर चिन्ह देखोगे तो वो क्या है? लघु और दीर्घ। और यहां भी क्या है? लघु और दीर्घ। तो हमने ये सोचा कि भाई स के बाद ये कंफ्यूजन की स्थिति मत रहे कि हमको कहीं रिटर्न तो नहीं जाना है यहां से, है ना। एक तरीका यहां से रिटर्न होने का है, एक तरीका यहीं से रिटर्न होने का है। आप जैसा चाहें, आप चाहे तो स न भा ये ले सकते हैं, तो भी चिन्ह वही आएगा। देखिए स न भा ऐसा चिन्ह आएगा, आएगा ना, ठीक। या आप चाहें तो स के बाद यहां आ जाए स य मा, ऐसा। तो दोनों तरीके हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई इसमें कंफ्यूजन की स्थिति, जिन लोग एकदम नए हैं उनके लिए तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, तो हम उससे बचाने के लिए ये जो लगा शब्द है इसको लगा देते हैं। लगा शब्द लगा दोगे तो लघु और दीर्घ का चिन्ह मिल जाता है, और स गण की गणना करते समय स से पूरा लगा को लेकर के गिन लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? स ल गा। ये देखिए ये चिन्ह प्रयोग होते हैं आपके वर्णिक छंदों की रचना करने में, या यूं बोला जाए वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना करने में, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये है गण, ठीक। बहुत कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना है, एक याद रखना है कि गणों की संख्या कितनी होती है। तो 8 गण होते हैं, और हर गण का चिन्ह क्या होता है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो जो भी गण आपको बोलेगा, जैसे बोलेगा मान लो कि त गण का चिन्ह बताइए, या त गण का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन आपके पास जो भी देगा आप इसको निकाल सकते हैं। त से गणना प्रारंभ करेंगे, ता रा ज, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार यदि बोल दिया आपको म गण का चिन्ह बताइए, तो म गण का चिन्ह कैसे निकलेगा? म में आ की मात्रा, ता में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा, यानी दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ये देखिए म गण का चिन्ह। इसी प्रकार यदि बोल दिया भ गण का चिन्ह क्या होता है, तो भा न स, ये देखिए दीर्घ लघु लघु। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, और यहां से क्वेश्चन आता है। जब भी हिंदी के वेटेज में या हिंदी के सिलेबस में रस छंद अलंकार का वेटेज ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो वहां पर इस सेक्शन से बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम जो चरण है या अंतिम जो अंग है वो है आपका मात्राएं, ठीक है, मात्राएं एवं वर्ण। तो मात्रा को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मात्रा क्या होती है। देखिए यदि मैं कहूं कि मात्रा क्या है, मात्रा को अगर मैं एक शब्द में परिभाषित करना चाहूं एक वाक्य में, तो क्या होगा कि किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मैं मात्रा कहता हूं। इस तरीके से मात्रा जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा होती है और दूसरी दीर्घ मात्रा होती है। लघु मात्राएं वे मात्राएं होती हैं जिनके उच्चारण में लगने वाला समय, या ऐसा कहा जाए कि जिनका उच्चारण काल जो होता है वो कम होता है, जबकि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगने वाला समय अधिक होता है वो दीर्घ मात्राएं कहलाती हैं।
तो बात आती है कि लघु स्वर में कौन आते हैं और दीर्घ स्वर में कौन आते हैं। छंद में मात्राओं की गणना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी सीखेंगे कि मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। चलिए, तो लघु मात्रा में या लघु वर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा आ, ई, उ, ऋषि का री और चंद्र बिंदु वाले वर्ण, ये आते हैं किसके अंतर्गत? लघु वर्णों के अंतर्गत या लघु मात्राओं के अंतर्गत इनको गिना जाता है। वहीं अगर दीर्घ वर्ण की बात करूं तो बाकी के जो वर्ण हैं स्वरों में, वो सब के सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह, ये सभी गिने जाते हैं दीर्घ वर्णों के अंतर्गत। याद रखिएगा, चंद्र बिंदु यदि है तो ये लघु में काउंट होता है, जबकि अगर अम की मात्रा है तो इसको हम दीर्घ के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसका रीजन अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए, तो लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण, जैसे मान लो मुझे काउंट करना हुआ किसी शब्द में मात्राओं की संख्या। जैसे मान लीजिए शब्द है, आसान सा शब्द लेता हूं मैं, रमेश। तो इसमें मात्राओं की गणना करूंगा तो र में आ की मात्रा है और आ की मात्रा जहां होती है वहां हम लघु लेते हैं। मा में ए की मात्रा है तो मैं इसको दीर्घ लूंगा। शा में आ की मात्रा है, मतलब इसको भी मैं एक काउंट करूंगा, लघु के अंतर्गत काउंट होगा। वहीं अगर मैं बात करूं, बात शब्द है तो ये बा में आ की मात्रा है तो दीर्घ है। ता है, ता में आ की मात्रा है, लघु मात्रा है, तो मैं इसको एक गिनूंगा। यदि इसी प्रकार आपको बोला जाए महेश शब्द, तो महेश में म एक काउंट होगा, हा में ए की मात्रा है मतलब दीर्घ काउंट होगा, और शा में आ है इसीलिए एक काउंट होगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपको बोला महोदय शब्द, महोदय शब्द में क्या होगा? म एक काउंट होगा, हा में ओ की मात्रा है यानी संयुक्त व्यंजन है तो यहां पर संयुक्त स्वर है तो यहां पर दो काउंट होगा। द में आ जुड़ा है मतलब एक, और या में आ की मात्रा है इसलिए एक। इसी प्रकार यदि आपको बोला गया कृपा शब्द, तो क में री की मात्रा लगी हुई है यहां पर, यानी यहां पर एक काउंट करेंगे इसको। और पा में चूंकि आ की मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, इसलिए आप इसको दो काउंट करेंगे। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जब री की मात्रा देखते हैं तो वो इसको दो गिनने लग जाते हैं, जबकि दो नहीं है। यहां पर ये लघु स्वरों के अंतर्गत आता है, लघु वर्ण के अंतर्गत इनको काउंट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, इसी प्रकार और शब्द आपको बता देता हूं। जैसे आपको बोला गया चांद, आपको शब्द बोला गया चांद, तो देखिए चा में आ की मात्रा है और चंद्र बिंदु भी है, तो चंद्र बिंदु का तो खैर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो लघु मात्रा के अंतर्गत आता है। लेकिन चा में आ की मात्रा है इसीलिए दीर्घ, और द में लघु मात्रा है इसीलिए एक, है ना, दीर्घ लघु, ये इसका चिन्ह हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए शब्द है मयंक, तो मां में एक काउंट होगा, या पर अम की मात्रा है मतलब दो काउंट होगा, और का में एक है मतलब ये एक काउंट होगा। ये लघु और दीर्घ मात्राओं की गणना है, ऐसे इसकी गणना की जाती है। अच्छा, आपके लिए एक और चीज आपको बताना है कि देखिए, अगर किसी शब्द में अम की मात्रा लगी है ना, मान लीजिए यहां पर लिखा है पंचम, पंचम, तो ये जो अम की मात्रा है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा, ये जो अम की मात्रा है ये हमेशा, ये जो वर्ण आ रहा है अम की मात्रा के ठीक बाजू वाला, ठीक बाद वाला,
इस वर्ग के पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है, पंचम वर्ण का। यानी मैं इस अम की मात्रा के जगह ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपने देखा भी होगा। ठीक, इसी प्रकार यदि मान लो लिखा है संचय, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी प्रकार मान लो लिखा है संजय, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, संजय, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूं मैं। मान लो लिखा है संधि, तो मैं इसको सा आधा ना मिला धा, ऐसा संधि लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर कहीं पर लिखा है कंठ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो अम की मात्रा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, जो उसके ठीक बाद में आने वाला वर्ण है उस वर्ग के पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी जब बताऊंगा आधे वर्ण को कैसे गिना जाता है तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट काम आएगा। अम की मात्रा जो है वो हमेशा पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करता है यदि वो किसी स्पर्शी वर्ण से जुड़ा हो। स्पर्शी वर्ण कौन होते हैं, वही जो 25 वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्गों के वर्ण, इन वर्गों में 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण, च वर्ग में 5 है, ट में 5, त में 5, प में 5। इन सभी को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन जो है ये अम की मात्रा जो है ये इन्हीं स्पर्शी वर्गों के पंचम वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा है तो क्या होगा सर, ये तो स्पर्शी वर्णों में नहीं आता है, तो उस स्थिति में ये अम जो है ये अम यानी अनुस्वार का प्रतिनिधित्व करता है, जो अयोगवाह के अंतर्गत आता है। तो उस स्थिति में ये जो अम की मात्रा है इसको आप डायरेक्ट दो ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आधा वर्ण वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये संशय, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, या संयम, इसमें भी पंचम वर्ण नहीं होता है, तो उस स्थिति में आप इसको डायरेक्ट दीर्घ लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट दीर्घ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यदि चंद्र बिंदु हुआ तो चंद्र बिंदु को हम कितना काउंट करते हैं, 1 काउंट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आधे वर्णों की गणना। अब देखिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि आधे वर्ण जो है वो आते हैं और वहां यहां पर वो कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखिए आधे वर्णों की गणना कैसे की जाती है। आधे वर्णों की गणना जो है ये 2 स्थितियों में होता है। पहला, यदि वो शब्द प्रारंभ हो आधे वर्ण से, यदि शब्द के प्रारंभ में हो आधा वर्ण, जैसे मान लीजिए यहां पर शब्द है स्वर, स्वर, या शब्द है ध्यान, या शब्द है स्वतंत्र, स्वतंत्र, ये शब्द के प्रारंभ में आ रहे हैं। स्वागत, ये पहली स्थिति है। जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है कि किसी आधे वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है तो उस स्थिति में उस आधे वर्ण को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं इन द सेंस उसकी कोई भी मात्रा नहीं लगती है। मात्राओं की गणना उसके ठीक बाद वाले वर्ण से प्रारंभ होती है। यानी यहां पर अगर मैं मात्राएं देखूं तो स्वर छूट जाएगा, व प्रारंभ होगा और र के लिए 1, ऐसे गणना होगी। उसी प्रकार यदि ध्यान शब्द लिखा है तो ध को आप छोड़ देंगे, या और न, ऐसे गणना होगी। इसी प्रकार स्वतंत्र में स को आप छोड़ देंगे, व 1 काउंट होगा, ता पर अम की मात्रा है मतलब ये 2 काउंट होगा, और त्र का 1 काउंट होगा। हालांकि इसका अलग कॉन्सेप्ट है संयुक्त व्यंजनों का, इसको आपको अभी और बताऊंगा, है ना।
स्वागत, तो यहां भी स से प्रारंभ हो रहा है तो स को छोड़ देंगे, व का दीर्घ है, ग का एक है और त का भी एक है। तो इस तरीके से गणना की जाती है। जब कोई शब्द जो है वो आधे वर्ण से प्रारंभ होता है तो उस स्थिति में उस आधे वर्ण को छोड़ दिया जाता है, और जो पूरा वर्ण है जिसमें स्वर लगा हुआ है वहां से इसकी गणना प्रारंभ होती है। अच्छा, चलो अब दूसरी स्थिति यह है कि यदि ये आधा वर्ण जो है शब्द के बीच में आए, आधा वर्ण जो है ये शब्द के बीच में आए, उस स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, जहां पर भी ये आधा वर्ण आएगा उसके ठीक पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ कर देते हैं, उसके ठीक पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ कर देते हैं। जैसे जैसे आपको दिया शब्द महात्मा, या इससे भी और सरल अगर आपको शब्द दूं तो क्या होगा? जैसे लघुत्तम शब्द है, इसी प्रकार से तत्व शब्द है, इसी प्रकार से नरत्व शब्द है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं समझेंगे। देखिए, ल का चिन्ह होगा एक, ये जो लघुत्तम है इसको तो सबसे पहले मैं ऐसा लिख लेता हूं, ल घु आधा ता, फिर पूरा ता और फिर म। अब क्या किया जाएगा? ये जो आधा त है ये इसके साथ काउंट होगा और दीर्घ बनेगा, यानी उसके ठीक पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ बना देते हैं, पीछे वाला जैसा मात्रा है वैसा लगे रहेगा। ये जो त है, ये जो म है, ये उसी स्थिति में रहेंगे। इसी प्रकार यदि तत्व शब्द को अगर मैं इसकी मात्राओं की बात करूं तो इसको मैं त आधा ता और व ऐसा लिख सकता हूं। उस स्थिति में ये ता और आधा ता दीर्घ हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे और इसकी गणना, व की गणना एक हो जाएगी। तो आधा वर्ण के लिए अलग से गणना नहीं होती है, आधा वर्ण अलग से गणना नहीं की जाती है आधे वर्ण की, वो पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ता है और उसको दीर्घ बना देता है। इसी प्रकार यदि नरत्व शब्द की बात करूं तो न का एक, रा और आधा ता मिलेंगे, ये दीर्घ हो जाएगा और व का एक। लेकिन यदि ऐसा हो कि ये आधा वर्ण के पहले पूरा वर्ण हो तो क्या होगा? ये देखो, महात्मा शब्द आधा ता के ठीक पहले पूरा वर्ण है तो क्या होगा? आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में एक गिलास है, इस गिलास की अधिकतम क्षमता 2 लीटर की है। क्या इस गिलास में 3 लीटर पानी आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो फिर हमारी वर्णमाला में, या यूं कहा जाए कि हमारी छंद रचना में अधिकतम हम दीर्घ मात्रा तक जाते हैं, लघु और दीर्घ। प्लुत मात्राएं जो है वो संस्कृत में होती थी, हिंदी में नहीं होती है। तो हम अधिकतम क्या ले सकते हैं? दीर्घ मात्रा ले सकते हैं। तो भाई ये जो हा है ये आधा ता के साथ मिलेगा और दीर्घ का दीर्घ रहेगा, वो लघु नहीं होगा फिर, या प्लुत नहीं बना लेगा। ठीक, तो म का एक और ये वाले मा का दीर्घ, ये हो जाएगा आपका गणना। किसके लिए? आधे वर्णों के लिए। आधे वर्णों की गणना इस तरीके से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त वर्णों की गणना। देखिए, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं आपको पता होगा। वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण संयुक्त वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर आपको पता है कि ये जो वर्ण हैं ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं तो आपकी समस्या खत्म। देखिए, क्ष जो है ये क और श के मेल से बना है, त्र जो है ये ता और र के मेल से बना है, ज्ञ जो है ये ज और ञ के मेल से बना है, श्र जो है ये श और र के मेल से बना है।
अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट पिछले जैसा हो गया कि नहीं। ये देखो आधा वर्ण शब्द के बीच में आए तो दीर्घ हो जाएगा, यहां भी तो आधा वर्ण बनेगा ये, है ना। जैसे इसको भी आप दो तरीके से ऐसे बांट सकते हैं। पहला, यदि संयुक्त वर्ण शब्द के प्रारंभ में आए, शब्द के प्रारंभ में आए तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लो शब्द है क्षमा, उस स्थिति में आप इस छ को 1 काउंट करेंगे और मां है तो 2 काउंट करेंगे। लेकिन यदि यहीं पर शब्द है क्षार, तो क्षा जो है इसमें आ की मात्रा लगी है तो सामान्य वर्ण की तरह इसको भी दीर्घ काउंट करेंगे। र अल्प है तो इसको भी अल्प काउंट करेंगे, लघु काउंट करेंगे, ठीक। लेकिन यदि ये जो वर्ण है वो शब्द के बीच में आए या शब्द के अंत में आए, है ना, बीच में बोल रहा हूं तो केवल बीच मत समझ लेना भाई, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक। तो क्या होगा, तो इसमें होगा कि ये जो संयुक्त वर्ण है उसके ठीक पहले वाले वर्ण को 2 गिना जाता है। कैसे होगा देखिए, जैसे मान लीजिए आपको शब्द दिया है रक्षक, रक्षक आपको शब्द दिया गया है, शब्द दिया गया है आपको तक्षशिला, शब्द दिया गया है आपको मित्र, शब्द दिया गया आपको पुत्र, शब्द दिया गया आपको विज्ञ, शब्द दिया गया आपको विज्ञान, ऐसे ही शब्द दिया गया आपको विश्राम, शब्द दिया गया आपको श्रीमान। अब क्या होगा देखिए, मैंने कहा कि यदि ये वर्ण बीच में आता है तो पहले वाले वर्ण को पूरा लेते हैं यानी दीर्घ लेते हैं। क्यों लेते हैं समझिए, इस क्ष को मैं आधा क मिला षटकोण का श ले सकता हूं, ऐसा क्यों, अरे जस्ट पिछले स्लाइड में बताया मैंने आपको कि आधा का और श से मिलकर बना होता है क्ष, तो इस स्थिति में मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, ठीक है। तो आधा क मिला श, अब र यहां लगा दो, क यहां लगा दो। होता क्या है, यदि शब्द के बीच में आधा वर्ण आया है तो ये इसके साथ मिलेगा और ये दीर्घ गणना हो जाती है, फिर ये 1 काउंट हो जाएगा और ये 1 काउंट हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी गणना होती है। इसी प्रकार यदि तक्षशिला की बात करूं तो ये त आधा क मिला षटकोण का श और शिला, तो ता और आधा क मिलेंगे दीर्घ हो जाएगा, फिर षटकोण का श का 1, शी का 1 और ला का दीर्घ। इस तरीके से इसकी गणना हो जाएगी। मित्र का दीर्घ लघु आप तोड़ करके देख सकते हैं, है ना, इसको आप तोड़ेंगे मित्र को तो ये ऐसा बनेगा, ये पिछले वाले वर्ण से मिलेगा, दीर्घ हो गया और रा का 1। इसी प्रकार पुत्र का दीर्घ लघु बनेगा, विज्ञ का दीर्घ लघु बनेगा, विज्ञान का दीर्घ दीर्घ लघु बनेगा, ठीक। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये ज्ञा है तो इसको दीर्घ क्यों लिखे हो, देखिए वी आधा ज, फिर इया में आ की मात्रा और न, ऐसा है। अब ये जो वी है ये तो दीर्घ हो जाएगा इसके साथ मिलकर के, तो हो गया दीर्घ भाई। ये इया पर आ की मात्रा है इसीलिए ये दीर्घ हो गया और न लास्ट में है तो ये लघु। इसी प्रकार विश्राम तो दीर्घ दीर्घ लघु, ये इसका चिन्ह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं विश्राम, ऐसा, ये दोनों मिलेंगे दीर्घ हो गए। रा में आ की मात्रा है मतलब दीर्घ है और ये लघु है मतलब ये लघु का चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही श्रीमान, अच्छा यहाँ तो शब्द प्रारंभ हुआ है तो श्र जो है ये दीर्घ चिन्ह इसमें मात्रा लगी है तो ये दीर्घ हो जाएगा। मां पर आ की मात्रा है तो ये दीर्घ, ना पर 1 है मतलब लघु चिन्ह। तो इस तरीके से संयुक्त वर्णों में
मात्राओं की गणना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्ताक्षर की गणना करना। अच्छा, अब ये संयुक्ताक्षर क्या होते हैं सबसे पहले समझेंगे। जैसे आपको कई बार लिखा हुआ मिलता है क्र, लिखा हुआ मिलता है प्र, द्व, द्व, द्वय, है ना। इस प्रकार से आपको वर्ण जो है लिखे हुए मिलते हैं। इसको ही कहा जाता है ना, ये जो आधा मिला द और य है, इसको द्या ऐसा लिखा जाता है। ठीक, इनको ही कहा जाता है संयुक्ताक्षर। और संयुक्ताक्षर का भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसा आपको पिछले मैंने बताया है। ठीक, जैसे मान लो आपको शब्द दिया क्रमिक, यानी यहां पर क्र जो है ये प्रारंभ हो रहा है, क आधा वर्ण है, क्रमिक आधा वर्ण जो है वो शब्द के प्रारंभ में है, तो वो कितना काउंट होगा? एक काउंट होगा। कितना काउंट? एक काउंट। लेकिन यदि ये बीच में आ जाता है कहीं पर, जैसे रक्त, रक्त, तो इस स्थिति में ये आधा वर्ण इस र से मिलेगा और इसको दीर्घ कर देगा। ठीक, तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है, जो पिछला कॉन्सेप्ट आपको बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा कहां? संयुक्ताक्षरों में। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, और यहां से यदि क्वेश्चन आता है तो वो छोड़ के आ जाते हैं। तो हमको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को पूरा बनाना है। ठीक, चलिए सबसे पहले आपको मैं एक आध उदाहरण देता हूं जिसमें आप मात्राओं की गणना करें। चलिए इसी में देख लेते हैं एक उदाहरण। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहूं लोक उजागर, ऐसा। चलिए मात्राओं की गणना करते हैं। मैंने केवल 2 चरण लिए हैं, 4 चरण नहीं लिए हैं। ठीक, तो ज या आपको पता है लघु मात्रा है, मतलब एक काउंट होगा। यहां भी लघु है, मतलब एक। लघु, लघु, दीर्घ, लघु। ज्ञा पे देखिए संयुक्त वर्ण है लेकिन शब्द के प्रारंभ में आया है, तो ये तो सामान्य वर्णों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक, तो दीर्घ, लघु। गुण यानी लघु, लघु। सागर, दीर्घ, लघु, लघु। इसी प्रकार ज य कपीश, कपीश, तिहूं, लघु, लघु। लोक, दीर्घ, लघु। उजागर, लघु, दीर्घ, लघु, लघु। अब यहां से यदि हम गणना करें तो 16-16 आना चाहिए। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो पहले चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बिल्कुल सही, 16-16 मात्राएं हैं। क्यों 16-16 मात्राएं हैं? क्योंकि ये जो उदाहरण है ये एक चौपाई है। हनुमान चालीसा में पहली ही चौपाई है ये, और चौपाई में मात्राओं की गणना जब आप करेंगे तो सभी चरण जो हैं वो 16-16 मात्राओं की होती है। जैसे एक खाट है, इस खाट के चारों पाए समान होते हैं, वैसे ही चौपाई के चारों चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। क्लियर? तो ये है मात्राओं की गणना करना। आसान सा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। नहीं समझ आ रहा है, बार बार देखिए वीडियो को, बार बार इसको मंथन करिए, आराम से समझ आएगा। केवल आपको ये स्थितियां याद रखनी है कि कौन सा वर्ण कैसे गिना जाता है। मैंने आपको कितनी सारी स्थितियां बताई। पहली स्थिति मैंने बताया कि लघु वर्णों को कैसे काउंट करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि दीर्घ वर्णों को कैसे काउंट करते हैं। तीसरा मैंने बताया आपको कि जब आधा वर्ण होता है उसको कैसे गिना जाता है। चौथी स्थिति मैंने आपको बताई है ना, देखो आधा वर्ण में मैंने 2 स्थितियां बताई। एक स्थिति जब आधा वर्ण जो है वो शब्द के प्रारंभ में हो,
शब्द के प्रारंभ में हो, और दूसरी स्थिति जब आधा वर्ण शब्द के बीच में हो, अंत में तो हो नहीं सकता है ना, शब्द के बीच में हो। इसी प्रकार चौथी स्थिति मैंने आपको बताई है संयुक्त वर्णों के लिए, या बोल सकते हो संयुक्त व्यंजनों के लिए। संयुक्त व्यंजनों के लिए भी दो स्थितियां बताई। क्या क्या स्थिति? यदि संयुक्त व्यंजन शब्द के प्रारंभ में हो, और दूसरी स्थिति जब शब्द के बीच में हो, शब्द के बीच में हो। ये दोनों स्थितियों को हमने देखा। पांचवी स्थिति हमने देखा कि जो संयुक्ताक्षर होते हैं, यानी क्र हो गया, द्र हो गया, द्व हो गया, द्य हो गया, है ना, इस प्रकार के वर्णों के लिए। तो इसमें भी मैंने आपको दो स्थिति बताई है, एक जब शब्द के प्रारंभ में होते हैं, और दूसरा जब वो शब्द के बीच में आते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, इस कॉन्सेप्ट को, तो आपके लिए तीनों ही स्थितियां बहुत आसान है। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना मेन है कि शब्द के प्रारंभ में आएगा तो क्या होगा, आधा वर्ण, और यदि शब्द के बीच में आएगा तो क्या होगा। ये दो स्थितियां अगर आपको क्लियर है तो आप इन तीनों सेक्शन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तीन सेक्शन को, संयुक्ताक्षरों को, संयुक्त व्यंजनों को और आधे व्यंजनों को, और लघु और दीर्घ वर्णों को तो आसानी से आप पहचान सकते हैं। मैंने बता दिया लघु वर्णों में चार चीजें आती है। इसके अलावा एक अम का चंद्र बिंदु वाला चिन्ह आता है। कौन कौन आते हैं? तो अ, ई, उ, री। इसी प्रकार से दीर्घ में कौन आते हैं? तो बाकी की जो मात्राएं बचती हैं, मात्राएं, वो सब आती हैं दीर्घ मात्राओं के अंतर्गत। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं मात्राओं की गणना से संबंधित। इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम छंद के बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको बता दें कि यहां से दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। पहले टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ पंक्तियां दे देंगी, है ना, पद्य दिए जाएंगे, और पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के छंद का उदाहरण है। ऑप्शन में आपको देगा रोला छंद, ऑप्शन में देगा आपको दोहा है, या चौपाई है, या कोई और छंद है। ये पहला टाइप है। दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नांकित में से रोला छंद का उदाहरण, या दोहा छंद का उदाहरण, या चौपाई छंद का उदाहरण कौन सा है। आपको चार पंक्तियां दी होंगी, उनमें से आपको पहचानना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है। इसके अलावा मात्राओं की गणना यदि आप करना सीख गए तो आप किसी भी छंद को आसानी से पहचान सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछता है कि रोला छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, या मात्राओं का क्रम क्या होता है। दोहा छंद में मात्राओं का क्रम क्या होता है। चौपाई में मात्राओं का क्रम क्या होता है। कौन सममात्रिक छंद है, कौन विषम मात्रिक छंद है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मात्राओं की गणना करना सीखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपको पद दिया है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरै, केतक सींचो नीर। तो मात्राओं की गणना देखिए, क में आ की मात्रा लगी है, मतलब यहां पर दीर्घ होगा। र में आ है, मतलब लघु, ज लघु होगा। धी में दीर्घ होगा, रे भी दीर्घ होगा। हो में दीर्घ होगा, त लघु होगा। है दीर्घ का उदाहरण है। फिर यहां पर यति लिया गया है। उसके बाद काहे, होत, अधीर, यहां पर है आपका दूसरा यति। गणना करेंगे तो कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी प्रथम चरण में आपको दिखाई दे रहा है 13 मात्राएं। दूसरा आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दूसरे चरण में आपको दिख रही है 11 मात्राएं। अब तीसरे चरण में आएंगे तो लघु लघु लघु,
समय लघु लघु लघु, पाय यानी दीर्घ फिर लघु है। तरुवर, अब बहुत सारे लोगों को र की मात्रा में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा र पर यदि इस प्रकार की मात्रा लगी है तो ये लघु मात्रा है, और यदि र पर इस प्रकार की मात्रा है जिसमें ऊ की मात्रा की मुंडी आपको दिखाई दे, तब वहां पर ये दीर्घ मात्रा है। तो आपको यहां पर उसका शीर्ष दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ये तो लघु है। लघु है तो चिन्ह भी लघु का होगा। तरुवर, फ रे, फिर यति है। गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो तीसरे चरण में हमको कितनी मात्राएं मिली? 13 मिली। 1 2 के लिखा है, मतलब क पर एक ही मात्रा है तो दीर्घ होगा। फिर त क, सींचो यानी दीर्घ दीर्घ, नीर दीर्घ फिर लघु। तो यहां से जब आप गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 13 11 13 11 का क्रम चल रहा है। हमको पता है कि 13 11 13 11 का जब क्रम होता है तो वहां पर कौन सा छंद होता है? तो याद रखिएगा वहां पर छंद होता है दोहा। यानी ये जो दिया गया छंद है ये किसका उदाहरण है? दोहा का उदाहरण है। इस तरीके से आप ऐसे वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो यहां पर जब आप गणना करेंगे तो जो लिखा है, मतलब देखिए कलर चेंज कर देता हूं मैं, है ना। जो यानी दीर्घ है, यहां दीर्घ है। ज ग ही त, क्लियर है। ह पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए एक लिया गया है। पर प्राण दीर्घ फिर लघु, निछावर है कर पाता, देखिए इसके पहले है यहां पर यति। निछावर है कर पाता यानी लघु दीर्घ लघु लघु, ये हो गया निछावर। है के लिए दीर्घ होगा। कर कर पाता यानी दीर्घ दीर्घ। गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये 11 है प्रथम चरण में मात्राएं। यति है। फिर दूसरे चरण की गणना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। अब तीसरे चरण में आएंगे आप। जिसका यानी जी स का तन है किसी, फिर यति है, लोकहित में लग जाता। लोक हित में लग जाता। तो यहां से आप जब गणना करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं। चौथे चरण में पहुंचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। अब 11 13 11 13 का क्रम हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे, देखो एक और बता रहा हूं आपको, दोहा का ठीक विपरीत होता है सोरठा। सोरठा में भी क्रम होता है कितना का? सोरठा में भी 11 13 का क्रम होता है। 11 13 11 13 ये भी होता है सोरठा में। सोरठा में भी 11 13, और ये जो उदाहरण है ये रोला है, इसमें भी 11 13 का क्रम होता है। अब दोनों में पहचान क्या है? तो याद रखिएगा, तुक वाला जो चीज है, तुक, तुक यहां पर काम आता है ना। तुक यानी मात्राओं का समान होना। यदि पहले और तीसरे वर्ग में
या यूं बोले पहला और तीसरे चरण में तुकबंदी दिखाई दे तो वो सोरठा है। लेकिन यदि दूसरे और चौथे चरण में हमको तुकबंदी दिखाई दे तो वो रोला होता है। तो यहां पर आप तुक देखेंगे तो ये तुक हमको मिल रहा है क्या, प्राण और किसी नहीं मिल रहा है। तुक कहां मिल रहा है, पाता, जाता, आता, लाता, इस प्रकार के शब्दों को हम तुक बोलते हैं, समान तुक के। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, रोला के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। रोल सोरठा में क्या होगा, यहां पर उदाहरण, यहां पर तुकबंदी होगा, लेकिन यहां पर तुक किस में है, इस उदाहरण में दूसरे और चौथे चरण में, इसीलिए ये रोला का उदाहरण। तो सबसे पहले मात्रा विन्यास, मात्रा विन्यास चेक करना है अपने को। मात्रा विन्यास चेक करने के बाद अगर आप तुक को चेक करते हैं, यदि तुक पहले और तीसरे में मिला तो ये सोरठा होगा, और यदि दूसरे और चौथे में हुआ तुक तो वहां पर रोला होगा। बस इस चीज को याद रखना है अपने को। ये इसलिए क्योंकि दोनों में ही मात्राएं जो हैं वो कितने कितने की होती है, 11-13 की होती है। तो कंफ्यूजन जाहिर सी बात है होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको तो हमने कर लिया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। अब देखो यहां पर आपको बहुत सारी जगह पे कंफ्यूज होने के लिए मिलेगा। ये देखो, ये आधे वर्ण वाले कंफ्यूजन, ये र है तो यहां भी कंफ्यूजन है, ये आधा त दिख रहा है, ये कंफ्यूजन होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। सबसे पहले पहले चरण को पकड़ते हैं, नीलांबर परिधान। देखिए न पर बड़े ई की मात्रा है मतलब ये दीर्घ है, ल पर आ की मात्रा है तो ये भी दीर्घ होगा, लेकिन इसके ठीक बाद में क्या है, आधा वर्ण है, मतलब ये आधा वर्ण को मिला करके क्या होगा, दीर्घ होगा। दीर्घ तो होगा लेकिन आधे वर्ण को मिलाकर, मैंने आपको बताया था। ठीक, बर, बर, परिधान, परिधान, फिर यति है, हरित, हरित, पट पर, पट पर, सुंदर। देखिए अब ये आधा वर्ण है, आधा वर्ण के बाद लघु मात्रा है, इस स्थिति में हम इसको क्या गिनते हैं, दीर्घ गिनते हैं, दोनों को मिलाकर। दर, दर है, दीर्घ हो जाएगा। मात्राओं की गणना करिए, मात्राओं की गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहले चरण में हमको कितनी मात्राएं मिली, 11 मात्राएं मिली। अब दूसरे चरण में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दूसरे चरण पर हमको कितनी मात्रा मिली, 13 मात्रा मिली। अब सूर्य चंद्र युग मुकुट, तो सूर्य, देखिए सूर्य को मैं ऐसा लिख सकता हूं, सूर्य, देखिए है ना, ये र की मात्रा य पर जाती है। ठीक, तो ये जो सु और आधा र है ये दोनों मिलकर दीर्घ होंगे। ठीक, और य जो है ये तो वैसे का वैसा। चंद्र, तो चंद्र भी च और आधा ना मिलकर दीर्घ बन जाएंगे और द्र लघु होगा। इसके बाद युग, युग कैसे होगा, युग, मुकुट, मुकुट, गणना करिए, ये यति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी तीसरे चरण में भी हमको कितनी मात्रा मिली, 11 मात्रा मिली है। चौथे चरण में देखिए मात्राओं की गणना, में, ख, ला। अब देखिए र के ठीक बाद में त है मतलब दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। न पर आ की मात्रा है मतलब ये भी दीर्घ है। क, र, फिर लास्ट में है। अब गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 11 13 11 13 का क्रम मिला। अब ये देखिए कि आपको तुक कहां पर मिल रहा है, ये स्थिति केवल 11 13 के आने पर ही होगी, क्योंकि 11 13 11 13 की हमारे पास दो
छंद है और दोनों में मात्राओं का विन्यास भी समान होता है, 11-13 11-13 का। तो इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए हम तुक को चेक करते हैं। यदि तुक पहले और तीसरे में दिखे तो वो सोरठा हो जाता है, लेकिन यदि दूसरे और चौथे में मिले तो वो रोला हो जाता है। तो देखिए यहां पर सुंदर है, कर है, तो तुक मिल रहा है हमको दूसरे और चौथे में, मतलब जाहिर सी बात है ये कौन सा छंद होगा, रोला छंद होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। जो सुमिरत सिद्धि होय, फिर यति है, गणनायक करिबर बदन, ऐसा गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पहले चरण में कितना, 11 मात्रा। दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दूसरी चरण में कितनी मात्रा, 13 मात्रा। अब तीसरे चरण में आएंगे तो करहु अनुग्रह, देखो अब अनुग्रह को मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब भी इस प्रकार का र वाला वर्ण आएगा, संयुक्ताक्षर के अंतर्गत आते हैं, तो इसके ठीक पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ कर लेते हैं, है ना। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये अनुग्रह इस रूप में है, आधा ग है फिर र है ना। ग्र इज इक्वल टू क्या है, ग धन र, ग आधा होता है र पूरा होता है, वही चीज तो मैं यहां लिखा हूं। अब नु के ठीक बाद में आधा ग आया है, मतलब ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, यानी यहां पर नु को मैं दीर्घ लिखता हूं और ग्र चूंकि लघु मात्रा है इसीलिए 1, यानी लघु मात्रा काउंट करेंगे। हाँ, सोय गणना करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी तीसरे चरण में भी हमको कितनी मात्रा मिली, 11 मात्रा मिली। अब आते हैं चौथे चरण में। देखिए चौथे चरण में भी हमको बुद्धि यानी बु आधा द और फिर दिखाई दे रहा है धी, ऐसा, ठीक है। मैं ऐसा तोड़ के लिखा हूं भाई, ऐसा मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। देखो ये बु और आधा द ये मिलेंगे, क्या बन जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। और ध पर छोटे ई की मात्रा लगी है, देखिए, यानी ये लघु होगा। राशि शुभ गुण सदन, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी चौथे चरण में भी कितनी मात्रा, 13 मात्रा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन होगा, क्यों कंफ्यूजन होगा समझिए। देखो जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिबर बदन और करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब आपको पहले तीसरे में भी दिख रहा है तुक और दूसरे चौथे में भी तुक दिख रहा है, तो हमेशा याद रखना प्रेफरेंस आप दोगे हमेशा पहले तीसरे को, यानी पहले तीसरे को देखोगे आप, वहां पर यदि तुकबंदी है, तुक सही है, तो वो क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। और फिर उसके बाद चेक करोगे आप दूसरे चौथे को, दूसरे चौथे पर तुक मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन यदि सोरठा है तो याद रखिए पहले तीसरे पर तुक जरूर होगा। क्लियर। अगला उदाहरण देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। चलिए काउंट करना शुरू करते हैं भाई इसको। श्री गुरु, देखिए र में छोटा ऊ लगा है ना, चरण सरोज र पर ओ है, मतलब ये दीर्घ है, रज
फिर क्या है, यति है। निज निज, मन मन, मुकुर मुकुर, सुधारी, स में छोटा उ, ध में आ की मात्रा, र में छोटी ई। अब गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी पहले चरण में हमको कितनी मात्रा मिली, 13 मात्रा मिली। अब दूसरे चरण में आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी दूसरे चरण में कितनी मात्रा, 11 मात्रा। तो आप पहले चरण से ही अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सा छंद होगा। अगले चरण में भी 13 11 का क्रम मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक दोहा है। ठीक है, जैसे बरनऊ, तो ब र न उ, चंद्र बिंदु है मतलब एक काउंट होगा भाई, याद रखना इसको। ठीक, रघुबर रघुबर, बिमल बिमल, जसु जसु, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो कितनी मात्राएं आई, 13 मात्राएं आई। चौथे चरण में आएंगे तो जो दायक, जो दायकु, फल फल, चारि चारि, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, देखिए। तो पहला और तीसरा चरण जो है इसमें 13 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में हमको 11 11 मात्राएं मिली। मतलब ये कौन सा छंद है, ये है आपका दोहा छंद, ये आपका दोहा छंद है। ठीक, अगला देखिए, और एक क्वेश्चन है, चलिए। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ठीक है, ये अनुरागा है, ग पर आ की मात्रा है। चलिए, बंदौ, तो ब में अम की मात्रा है, मतलब ये दीर्घ होगा। दौ, द एक, ऊपर चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु काउंट होता है 1। ठीक, गुरु गुरु, पद पद, पदुम पदुम, परागा परागा, फिर यति है। सुरुचि सुरुचि, सुबास सुबास, सरस सरस, अनुरागा अनुरागा, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। पहले चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं हमको दिखी। अब दूसरे में आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं। पहला चरण भी 16, दूसरा चरण भी 16। अमीय मूरिमय चूरन चारो, अ मी य मूरिमय, मू री म य, चूरन चारु, देखिए ये रू को देखो, और एक आध जगह और रू है क्या, हाँ ये देखो अंतर दिख रहा है आपको, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा ऊ है, क्लियर। इसीलिए इसको हमने एक लिखा है और रू को बड़ा लिखा है। ठीक, यति है। फिर समन, सकल, भव, रुज, परिवारु, ऐसा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी चौथे चरण में भी कितनी मात्राएं, 16। चारों चरण में 16 मात्रा है, मतलब ये कौन से छंद का उदाहरण है, ये है चौपाई छंद का उदाहरण, ये चौपाई छंद है। क्लियर। तो इस तरीके से आप छंदों का निर्णय कर सकते हैं मात्राओं की गणना के माध्यम से। तो हमने बहुत सारे उदाहरण देखे और सबको सॉल्व किया है। आपकी प्रैक्टिस सीट में आपको और क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप वहां से जा करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है छंद का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये सिलेबस में है तो मान के चलिए कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही।
तो अच्छे से पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले इसमें मैंने आपको मात्राओं की गणना करना इसीलिए सिखाया है ताकि आप मात्राओं को गिन सकें। मात्राओं की गणना के आधार पर ही छंद का निर्णय होता है। तो लघु गुरु, लघु गुरु, है ना, लघु मात्राएं होती है, दीर्घ मात्राएं होती है। कब आधा वर्ण पूरा यानी 2 में कर देता है सामने वाले को, कब स्वयं काउंट नहीं होता। मैंने बताया शब्द के प्रारंभ में ये काउंट नहीं होते, शब्द के बीच में डबल कर देता है सामने वाले को। वैसे ही संयुक्त व्यंजन और वैसे ही संयुक्ताक्षर से संबंधित आपको कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो भी काव्य है, ठीक है, छंद के उदाहरण आपको मिलते हैं, आप उसके मात्राओं की गणना जरूर करिए। इससे आपका छंद वाला टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आगामी परीक्षाओं में आप छंद के सवाल हल करने में स्वयं को सक्षम पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।